मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा महान झंडे नहीं गाड़े एक्टिंग में। हालांकि तिरंगा बाजीगर सुपर हिट हुए, लेकिन छोटे छोटे रोल थे। यू सी, यू कैन नॉट जस्ट बी सिनिकल एंड कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, ये बकवास है, वो बकवास है, इसको क्या आता है, उसको क्या होता है। इससे ग्रोथ थोड़ी होती है। मैं आज प्रूफ मतलब के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से डांट खा चुका हूँ। एक ही चीज आने वाली दुनिया नहीं खरीद सकती है, वो है जज्बात, और रूज में बनी हुई इमोशन को आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। और उसके ही 2-3 महीने के बाद मैंने प्यार किया का पोस्टर में देखता हूँ। उस वक्त महसूस हुआ था कि शायद हम एक ट्रायल बन के रह गए। आप मुझसे पूछेंगे तो ना मुझे अनु भाई से कोई शिकायत है, ना अपनी किस्मत से कोई शिकायत है, ना तकदीर से और ना जिंदगी से। लोग बोलते हैं ना कि आपने क्या दौलत कमाई है। मैंने बोला कि मेरे पास ना 1100 सेटबैक्स हैं, वो मेरी दौलत है। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धनम तथे सकम। आजकल की भागम भाग की जिंदगी में अगर कोई ये कहता है कि थोड़ी देर ठहर और आप ठहर जाते हैं तो बॉस ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट डब्बू मलिक लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन उस गीत का दिया है। तो मैं हमेशा से अभी लास्ट 2-3 लोगों से यही कह चुका हूँ कि इस गाने का जो इंटरप्रिटेशन मैंने फाइनली समझा, सोचा नहीं था, समझा देखने के बाद। ओके। कि शायर जो है हमारे अल्तमश अब्बास साहब जो उन्होंने लिखा है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट ये किया था। हालांकि हम लोग ने जब पहली बार ये गाना लिखा था तो कुछ और ख्याल थे, कुछ और पोइट्री थी, और कहीं बातों बातों में हम ठहर गए दोनों, और हमने सोचा कि कुछ ऐसा लिखें जो पोइट्री ना हो। ओके। एक ख्याल हो, एक प्रोज हो, और एक कन्वर्सेशन हो। हर आदमी अपना काफिया ढूंढता है, रदीफ ढूंढता है, राइमिंग जिसको कहते हैं, पोइट्री बनाता है जी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इंसान हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं और वो कहते हैं एक दूसरे से कि भाई थोड़ी देर ठहर, जी ले थोड़ी ज़िंदगी। सब होने के बाद उन्होंने इन 2-3 लाइनों को जब मुझे पढ़ के सुनाया तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला कि ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बहुत बड़ी बात कह दी। और फिर मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि हम जिंदगी से कह रहे हैं क्या जिंदगी थोड़ी देर ठहर। ओके। हाँ, मेरी बातों को सुन, मेरी रातों को देख, मेरी आंखों में जो विजुअल्स हैं उसको देख। हाँ, मेरी सांसों को तो अभी थोड़ी सी जिंदगी मिली है बिकॉज मैं थोड़ी देर ठहर गया हूँ। तो मैं भी इस शायर की जो इंटरप्रिटेशन है अलग तरीके से लेकर चला। ओके। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसा लग रहा है कि एक 2 आर्टिस्ट हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यस। एक ही कमरे में हैं लेकिन अलग अलग जी रहे हैं, अलग अलग अपने इमोशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, अब हमने नहीं सोचा था कि ये एक ही दिन के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। और जिस तरह से हमको मार्केट की रिपोर्ट्स मिल रही हैं अपेरेंटली, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कोलैबोरेशन अभी एवॉल्व करके जो कंपनी है, ग्लोबल लाइसेंसिंग कंपनी है, जिसके साथ हमारी MWM की अलायंस हुई है। एंड उससे क्या हो जाता है कि गाने को अपना एक मयार मिल जाता है और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जी। तो जिस तरह से हम चल रहे हैं, मेरे को अभी इन्फॉर्म किया गया है कि डेफिनेटली 10 मिलियन तक लोगों को तक पहुंचेगा। इसकी अभी तक मेरा कोई भी गाना इंडिपेंडेंटली, मतलब डब्बू मलिक का गाना इस नंबर्स पे कभी गया नहीं है। और ये हमारी छोटी सी कोशिश है जिसने हमें बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दिया है। मैंने भी गाना देखा और काफ़ी बहुत ही खूबसूरत सा है, जहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि 2 लोग एक ही कमरे में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जो कम्युनिकेशन है इतना स्ट्रांग है कि देखने वाला समझ जा रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट का क्या चक्कर है? और एक्चुअली क्या था कि मैं इंस्पायर्ड था अमर प्रेम के एक गाने से। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का नाम है कहना। ठीक है, हालांकि मेरी ट्यून का और इस गाने का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कमरे में शक्ति सामंता साहब ने शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना जी को शूट किया था। मैं अपने शोज़ में डब्बू मलिक लाइव में हमेशा ये गाता हूँ गाने। तो मैंने सोचा यार 2 लोग अगर इमोशन को सही तरीके से दिखा दें, करेक्ट है, अपनी प्रेजेंस को, तो वो अटेंशन होल्ड कर सकते हैं। आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च दो वीडियोस के अंदर, जो लोग आमूमन करते हैं, 2 सेकंड में लोग फ्लिप कर जाते हैं। क्या बात है कि 5 मिनट के गाने को मुकम्मल लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? शायद जो नैरेटिव है, शायद जो हमारे इमोशंस हैं,
और जो शबीर कुमार जी की ग्रैंड डॉटर हैं शिफा रूबी, जिसने ये गाना गाया, जिसने परफॉर्म भी किया, मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया की लेडी गागा है वो। अच्छा। कि जब वो आई थी शूटिंग के लिए, मैंने बोला देख बेटा, हम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस तो है नहीं, लेकिन अगर हम इस पोइट्री को जी लें, अगर इसको महसूस कर लें कि हम ये गाना गा रहे हैं और इन शब्दों को इंटरनलाइज कर लें, तो और कुछ ना करें। आप देखोगे ध्यान से तो इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी ओवर एक्शन नहीं है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, हाँ। बहुत ही खामोशी के साथ वो आपको वो दिखता है ना, कम्युनिकेशन जो मैंने बोला कि कुछ ना बोल के भी आपने सब कुछ बोल दिया है। हाँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन द एज ऑफ AI, चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब स्कोर हो रहा है, लेकिन ये जो ह्यूमन इमोशन है ना, आप मशीन से सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन आप ह्यूमन इमोशन को रिक्रिएट नहीं कर सकते मशीन से। आज कुछ भी गाने बन जाएं, कोई भी लिरिक्स लिख ले, लेकिन बात वो एक लाइन की होगी, बात वो एक धुन के ऐसे सुर की होगी जो ह्यूमन से ह्यूमन को कनेक्ट करता है। जी। आप ह्यूमन को ह्यूमन, AI और चैट GPT कनेक्ट नहीं कर सकता। आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक ही चीज़ आने वाली दुनिया नहीं खरीद सकती है, वो है जज्बात और रूज में बनी हुई इमोशन को आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आज की जनरेशन के साथ ये बहुत ज़्यादा मिसिंग है? देखिए, अभी हाल ही में आप देख लीजिए, धुरंधर का म्यूजिक सुनिए जी। एक तरफ सारे रीमिक्सेस हैं, स्कैटिंग है, रैप है, सब कुछ है, लेकिन गाना कौन सा छुआ है लोगों को? वो क्लाइमैक्स में जो अंत में आता है, जो गाना आया है इनके अंदर जी। शाश्वत ने क्या खूबसूरत गाना बनाया है, उसमें इमोशनल गाना है वो, और पगला गए हैं। लगा 6 हफ्ते उसको गाने को लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज आपके सामने सैयारा है, ठीक है, आज आपके समय अमल का यहीं गुजार दूं लव सॉन्ग है। तो बात आप इंसान से इंसान का जो नाता है और रिश्ता है ना, वो जो इमोशन से जुड़ता है, उससे आप बच नहीं सकते। जो होगा ही, आपकी आंखों में अगर मेरे लिए स्नेह है और मेरी बातें आपको अगर दिल को छू रही है, तो पब्लिक को फील होगा, नहीं तो फील नहीं होगा। जी जी जी, ये इतना उत्साह आपके अंदर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे जेनजी का टाइम है, नए लोगों का टाइम है, हम अब पीछे रह गए हैं, लेकिन जो आपके अंदर वो भी मीडिया से भी बात करने का जो आपका तरीका है और सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी मोटिवेटिंग है अगर मैं बोलूँ अपने लिए तो। मैंने किताब लिखी है नेवर टू लेट, और मेरी ज़िंदगी में जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव शुरू हुआ MWM के साथ, वो 59 की एज में स्टार्ट हुआ। आज मैं 63 हूँ और मानसिकता मेरी ऐसी है कि मैं यंगस्टर्स से ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ, बच्चों से, यंगर जनरेशन से। जो मेरे इस गाने को जिस राइटर ने लिखा है, अल्तमश अब्बास, वो भी 35 साल का 32 साल का शायर है, जो बड़े बड़े फिराक हों या बड़े बड़े मिजाज बड़े डायरेक्टर हों या साहिर लुधियानवी हों, उनसे टक्कर ले सकता है। क्योंकि मैंने वो जज्बा देखा शायर में, मैंने वो जज्बा उस सिंगर में भी देखा जो शबीर कुमार की ग्रैंड डॉटर है। हमेशा इसलिए कहता हूँ, मेरे को शबीर भाई मेरे बड़े क्लोज थे। जब मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डिस्कवर किया था, मुझे नहीं पता था 25 साल की एक लड़की है। मैंने कैसे सोच लिया कि ये लड़की मेरे लिए अच्छा गाना गाएगी, क्योंकि जब उसने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, मैं हैरान हो गया, मैंने मुझे बहुत पसंद आई। बट क्या है, मैं एक चीज़ को डेफिनेटली ढूंढता हूँ। मेरी कंपनी जो है MWM, और मेरी जो तलाश है ना, मैं एनर्जीज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं अहंकार को किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, एरोगेंस को नहीं रिकॉर्ड करना चाहता। आज मैं बड़े से बड़े दिग्गज सिंगर से जब मैं बात करता हूँ तो कि मुझे आपके साथ गाना करना है, तो मैं क्रिएटिव लेवल पे बात करता हूँ, उनकी सक्सेस से मैं बात नहीं करता कि मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ आपके साथ जो शायद हम कमाल का एक नायाब काम करने जा रहे हैं। तो अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, मैं तो एक रैंक न्यू कमर के साथ कर लूँ गाना जो मैं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं। आज इससे पहले शिफा रूबी ने कोई इतना बड़ा गाना गाया नहीं है। करेक्ट, आप इंडिपेंडेंटली अगर मेरी कंपनी के लिए गाते हैं और मेरे साथ जुड़ते हैं तो होना तो आपको सिफर पड़ेगा, थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, हाँ, और फिर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई एक्सेस बैगेज कैरी कर रहे हैं तो फिर आप अपना रास्ता ढूंढिए। क्योंकि मैं तो उस चीज़ को सोच कर चल रहा हूँ MWM को लेके कि अच्छा काम किया जाए। हो सकता है कि कमर्शियल ना हो सकता है कि उसके अंदर सो कॉल्ड सक्सेस रेशियोज बड़े नहीं हो, बड़े स्टार्स ना हो, लेकिन दिल की बात ज़रूर होगी, वो आएगा।
ये बहुत अच्छा मैसेज है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खोल के रख दिया है। जी। ये बताइए, बेस्ट क्रिटिक कौन है आपके घर में, दोनों बेटों में? जब आपके का ये गाना बना तो जो कॉम्प्लीमेंट या कुछ क्रिटिसाइज क्या मिला दोनों से? देखिए, बहुत स्ट्रांग है अमल और अरमान जो है, वो मैं उनको कहता हूँ कि वो मेरे सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं और बहुत रूथलेस क्रिटिक्स भी हैं। तो मैं आज प्रूफ मतलब के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से डांट खा चुका हूँ। क्योंकि जब भी मैं कभी कोई ऐसी चीज़ करता हूँ जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, तो वो बोलते यही तो पापा, यही तो प्रॉब्लम है, क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? जैसे अभी इसी गाने में मैं अभी मेरे राइटर हैं यहाँ पर जी। उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, तो बोला सर ये गाना ना दिल को छू रहा है, इसको ऐसे ही मत कर देना। ओके। मतलब सिंगिंग में भी आप मेहनत करना, हाँ। और अगर आप दिल के आपके करीब है तो समय लगाना। तो मुझे लगा कि ये मुझसे आधी उम्र का बच्चा है, शायर है, लेकिन मुझे ये बोल रहा है साइड, और डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो मुझे लगता है शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो अब हमने अपना बना दिया बेंचमार्क कि भैया जो भी काम करें, बड़े स्टार के साथ करें या छोटे स्टार के साथ करें या न्यू कमर्स के साथ करें, काम अच्छा करें, काम दिल से करें, वो ज़रूरी है। ओके। जब मुझे आपने धुरंधर की भी बात करी तो आपने म्यूजिक की बात करी, जबकि बहुत बड़ी मूवी है, बहुत सारे स्टार्स हैं, सारी मतलब मोस्टली जो है पुराने गानों को रिमिक्स किया गया है। हाउ डू यू सी, लोग बोल रहे हैं कि अरे क्या नया क्रिएटिविटी नहीं है क्या लोगों के पास, जो पुराने को ही रिमिक्स करके दिखा रहे हैं? बड़े खूबसूरती से उन्होंने रिक्रिएट किया। पहली तो बात पूरा कॉम्प्लीमेंट है, आप डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जो उन्होंने रिक्रिएशंस किए हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। बट आप ओरिजिनल जो दो गाने हैं, एक लव सॉन्ग जो जुबिन नौटियाल ने गाया है, दूसरा एक क्लाइमेक्स के अंदर अरिजीत ने गाना गाया है, आप थोड़ी डिनाई कर सकते हैं कि वो गाने अच्छे नहीं हैं, कमाल के गाने हैं, कंपोजिशन है। तो वो एक डायरेक्टर का विजन होगा, क्योंकि उसको वो कैरी करना था साउंड ट्रैक और रिक्रिएट, और इतनी खूबसूरत तरीके से किया है। जैसे मेरे बेटे अमल ने यही कहा कि हमारे न्यू एज का ए.आर. रहमान आ गया शाश्वत में संगीतकार। अच्छा। और हमारी फैमिली में तो ये है कि हम अच्छे काम की अप्रिसिएशन करेंगे नहीं तो हम भी इवॉल्व नहीं होंगे। यू सी, यू कैन नॉट जस्ट बी सिनिकल एंड कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, ये बकवास है, वो बकवास है, इसको क्या आता है, उसको क्या होता है। इससे ग्रोथ थोड़ी होती है। जब आप किसी का अच्छा काम देते हो, आप उसका प्रशंसा करते हो, उससे सीखते हो, तो ही तो आप अपना काम आगे लेके जाओगे ना। नहीं तो आप अगर खाली इसी में टाइम वेस्ट कर लोगे कि सर मैं तो था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, तो ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ग्रोथ इज ऑलवेज पॉसिबल when you are humble and appreciative of what is happening outside, and then you turn around things and do better things for yourself. Nice, nice. Please tell me more about yourself, because you know Mahabharat is my favorite B.R. Chopra वाली, और आपने उसमें देवव्रत का कैरेक्टर प्ले किया था। मतलब स्टार्टिंग ही वहीं से थी, क्या था एग्जैक्टली? डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, क्या हुआ था उस टाइम पे? अरे वो कहानी बहुत अपने आप में, शायद ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। जब मैं 1985 में जब मैं ऑफिस में पहुंचा, वहाँ के दिग्गज पंडित नरेंद्र शर्मा ने मुझे मेरी शक्ल देखी, तो सबके सामने चोपड़ा अंकल बैठे थे, रवि जी बैठे थे, बड़े बड़े राइटर्स, राही मासूम रजा, और पंडित नरेंद्र शर्मा जो ऐसा लगता है कि महाभारत उनको कंठित है, मतलब वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरा चेहरा देखने के बाद मुझसे कहा, आ गया मेरा कृष्ण। अच्छा, आ गया मेरा कृष्ण, ये बनेगा कृष्ण। ओके। चलो किसी कारण हम कृष्ण नहीं बने, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने कृष्ण मलिक मेरा नाम रखा था उस जमाने में। वो इतने श्योर थे कि मैं कृष्ण भगवान का रोल करूंगा कि उन्होंने मुझे, डब्बू मलिक मेरा नाम पेट नेम था, तो उन्होंने बोला नहीं, स्क्रीन टाइम में आप जब महाभारत में आएगा तो आपका नाम आएगा देवव्रत, कृष्ण मलिक एस देवव्रत। तो इतने साल हो गए, बाप रे, 40 साल हो गए उस चीज़ को, लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है। और पंडित नरेंद्र शर्मा अंत तक ये कहते रहे कि जब पहला दिन शूटिंग का होगा तो डब्बू मलिक के चेहरे से शूटिंग महाभारत की स्टार्ट होगी, और वैसा ही हुआ। मुझे आज तक वो पहला दिन महाभारत की शूटिंग का याद है, जो फर्स्ट डे था, जो राज बब्बर साहब के ऊपर क्लोजअप से स्टार्ट हुआ, और उसके नेक्स्ट सीन में मैं जब आया, और विद्या ददाति विनयम विनयात याद पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनाद धनम तथे सकम, जब मैं इस तरह के श्लोक पढ़ने लगा और बड़े 3-3 पेज के डायलॉग्स बोलने लगा, तो सारे हैरान हो गए थे कि पहला दिन का शूट है और ये बच्चा कमाल कर रहा है। तो महाभारत मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर था, और आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स के इस जीवन के अंदर तो
ता जिंदगी मेरे लिए तो एक रहेगा कि मैंने महाभारत में देवव्रत का रोल किया था। आई थिंक आपके कर्ली हेयर और क्यूट फेस कृष्ण को बहुत मैच करते होंगे शायद। But सोचिए। क्या रीजन था, कुछ आपको पता चला बाद में, आपने पता लगाने की कोशिश करी? हाँ, उसमें कारण बहुत सारे थे कि वो एक्चुअली चाहते थे कि एक ब्राह्मण ओके फैमिली से, बाकी सब रोलों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये मेरे को चोपड़ा अंकल ने बोला था कि भैया एक साक्षात एक प्रॉपर हिंदू प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से जो बहुत लंबा रोल था, 100-200 एपिसोड का रोल था, तो वो चाहते थे कि एक प्रॉपर उस चीज़ को, डिसिप्लिन को समझे और बहुत बड़ा गीता का भक्त हो। तो उसी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स थे और मैं हाइट में छोटा भी था ओके उस पर्टिकुलर रोल के लिए, बिकॉज आगे चल के जिस तरह का निभाना, और मैंने क्या रोल प्ले किया, गंगापुत्र देवव्रत, छोटा भीष्म बना था मैं, जी जी ठीक है, जो भीष्म की 6.4 इंच की हाइट है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन एक छोटे से रोल के अंदर भी मुझे उन्होंने उस काबिल समझा, तो मुझे तो आज तक वो चीज़ कभी भूलती नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका फोर्टे एक्टिंग था और बाद में आप मल्टी टैलेंटेड बन गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा महान झंडे नहीं गाड़े एक्टिंग में, हालांकि तिरंगा बाजीगर सुपरहिट हुए, लेकिन छोटे छोटे रोल थे और संगीत जो है वो अपने आप मुझे खींचता चला गया और मैं उसकी तरफ बहता चला गया, क्योंकि मैंने तो अपने पापा को भी देखा है संगीत बनाते हुए, अपने भाई की इतनी बड़ी उरूज और सक्सेस देखी, इतने सारे गाने उन्होंने कमाल के गाने बनाए, तो धीरे धीरे मैं भी कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा ही था सारी ज़िंदगी। और गानों को सोचना, गानों के मुखड़े लिखना, जैसे मैंने पहली बार जब मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस में था, मैं बतौर एक्टर जब मैं सेकंड इनिंग में मिलना चाहता था उनको जी, तो उस वेटिंग लाउंज के अंदर जब मैं बैठा था और मुझे वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, मैंने वहीं ये गाना लिखा और कंपोज किया था, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी हम तो दिल, और मुखड़ा मैंने लिखा हुआ था। हाँ। और मुझे लगा यार ये बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल है, इसको तो करना चाहिए, और रेस्ट इज हिस्ट्री। वो एक गाने की आइडेंटिटी, जैसे मेरे पापा की सारा का तेरी याद में, मेरा थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, और अभी ये थोड़ी देर ठहर, वो तो आपने ठहरा ही दिया है हम सबको। 1 मिलियन प्लस हो गया है अब तो। और राष्ट्रीय वाला तो हम और जानेंगे, बट उससे पहले मुझे उस सलीम खान वाली स्टोरी जाननी है। मुझे जो जितना मैंने पढ़ा है कि आप उनके पास गए थे और उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था। मैं उस बस स्टॉप प्रभा देवी से जब 4 घंटे वेट करने के बाद जब मैंने ये 2 गाने बिंदिया चपके भी वहीं लिखा था, वो रिसेप्शन पे बैठा था, वो मिलना नहीं चाह रहे थे मुझसे, जो लोग, मुझे लास्ट ट्राई था मेरा एक्टिंग का। अच्छा, कि भाई यार कुछ तो सीरियल वीरियल कर लें, और कुछ पैसों की ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी। हाँ। तो जब वो गाने बने तो अंदर से एक आवाज़ आई कि यार ये गाना है तो अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये गाने लेकर के मैं सलीम अंकल के पास गया ये कहने के लिए कि आप मुझे गवा दीजिए, संगीत किसी को भी दे देना। अच्छा। क्योंकि सिंगर बनना था, रॉक स्टार बनना था। हाँ। उन्होंने मुझे टटोला, उनके बाद इतने बड़े राइटर हैं, उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई। अब मैं सोचूं कि इतना बड़ा आदमी इतना समय मुझे दे रहा है और 4 घंटे तक मुझे कहानियाँ सुनाते रहे सलीम अंकल। हाँ। ठीक है, उनकी एक विंडो थी, वहाँ पे वो अपनी चाय कॉफ़ी पी रहे थे। इतना महान आदमी, वो उनको मेरे पिता से स्नेह था, बिकॉज बचपन और ऐसी बहुत सारी पिक्चरों में वो हीरो थे और मेरे पिता सरदार मलिक म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो कहीं वो कनेक्ट हो गए और उनको ऐसा लगा ये तो बिल्कुल सरदार मलिक लगता है, मतलब बचपन का। तो अब जब वो हीरो थे और 4 फिल्मों के अंदर उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे सरदार मलिक थे, तो उनका एक स्नेह मुझसे हो गया। तो वो बातें सुनाते रहे अपनी ज़िंदगी के मुझे कि वो भी कितने बड़े एक्टर बनना चाहते थे, ये वो। तब पॉइंट मुझे समझ आई कि ये हिंट कर रहे हैं कि मुझे संगीत की दुनिया में जाना चाहिए। तो मैं तो ऐसा लगा कि 10 साल का मेरा परिश्रम एक्टिंग बनने का, एक्टर बन जाऊंगा, ये सुपरस्टार हो जाऊंगा, और वो तो पूरा भरम टूट गया। तो उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सोचा यार ये तो मैं करूंगा नहीं मुझे, क्योंकि मेरा भाई इतना बड़ा संगीतकार है जी। मैं कंपटीशन में उतरूंगा, ये सही नहीं है, मुझे नहीं करना। मेरे को वैसे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं उस ज़माने के यंग अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद के पास गया। अच्छा। आज तक मुझे याद है, सुभाष घाई का स्टूडियो था, उस पर वहाँ पे जाके उनको ये गाना सुनाया कि भाई आप लोग तो काम कर रहे हैं सलमान खान और इन लोगों के साथ, तो ये गाना आप लोग अपने नाम पे डाल दीजिए, कर लिए, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे गवा दीजिए। अच्छा। ये गाना, वो सिंगर बनने की इच्छा थी ना कि भाई रॉक स्टार बन जाए। हाँ। फ्रंट में आना है कैमरा में, जो हर एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, स्टार बनना है। तो
उन्होंने बड़ा सरप्राइज हुए कि पता नहीं बंदा क्या कर रहा, तो वो दूर दूर तक उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और हाल उससे बड़ी सरप्राइजिंग फैक्टर ये थी कि उससे 7 दिन पहले या 10 दिन पहले मैं हिमेश रेशमिया के घर पहुंचा। ओके। कहा रास्ता, अब मैं उनको ढूंढ रहा था जो गाने बना रहे हैं या संगीतकार हैं, क्योंकि मुझे गाना गाना था। मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना चाहता था, मैंने कंपोजर की शैली में नहीं जाना चाहता था लाइन में। तो मैं हिमेश के घर पे पहुंचा, मैंने लगा कि यार किसी तरह कुछ तो दे दो यार, कर दो। अंदाज वंदाज इतने सीरियल बना रहे हो, बड़ा यंग प्रोड्यूसर था उस जमाने में टेलीविजन का। तो बोला हाँ डब्बू भाई मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उसने भी म्यूजिक में कोई हंगामा नहीं किया था तब तक, खाली एक गाना उनका जो सलमान खान के साथ रिलीज हुआ ओढ़ली चुनरिया, जो भी एक गाना था, और इनका तेरी जवानी का था। तो मेरे को लगा ये रेगुलर है। तो इस तरह की कोशिश चली थी। तो उड़ते 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 खबर ऐसी गई। तो उसके बाद मुझे एक दिन फ़ोन आ गया सोहेल खान प्रोडक्शन से। जब मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ सोहेल खान के सांता क्रूज ऑफिस में, वहाँ पर हिंदुस्तान का ऐसा कोई संगीतकार नहीं था जो नहीं बैठा था। वाओ। तो मैं जो बड़ी खुशी हो गई, मतलब इतने बड़े बड़े लोग सब आए हुए हैं। तो मुझे अंदर बुलाया गया, बोले पापा ने आपको रिकमेंड किया, ज़रा आप आइए सोहेल भाई मिलना चाहते हैं। मैं अंदर गया तो बोले वो गाना जो आपने डैड को सुनाया था क्या था वो गाना? तो मैंने सुना दिया। बोले चलिए चलिए आप इसको फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। बिंदिया चमके वो नहीं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार। ओके। सोहेल खान की पिक्चर मैंने हाँ, वो गाना तो ऑफ कोर्स इतना फेमस है। तो मतलब रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं उनको देखे जा रहा, हाँ आप स्टार्ट, उनका कॉन्फिडेंस। मैं बाहर निकला हूँ, मुझे प्रोडक्शन टीम का फ़ोन आया कि भैया ये आपकी प्राइस है। मैं प्राइस सुन के तो मेरा तो दिल, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कभी सोचा नहीं था, वो मुझे ऑफ़र हुआ। मैंने बोला बट ये एक नहीं आप पूरी फिल्म कर रहे हैं। मैंने पूरी फिल्म, मेरे को तो म्यूज़िक बनाना नहीं आता। अच्छा। वो बोलते यार आप क्या बात कर रहे हो, म्यूज़िक बनाना नहीं आता? मतलब मैं इतना इनोसेंट, बोलते सर मुझे इतना कुछ वो, मैं अपने आप को इतना नहीं समझता मेरे में इतनी क्षमता है। बोलते नहीं भाई ने तो बोल दिया कि आप कल से जो। फिर वो राउंड करने लगे, आवाज़ें सब बातें आने लगी। तो जब मुझे पता चला ये सारे संगीतकार को निकाल दिया गया है, कोई भी नहीं है इसमें, और डब्बू मलिक म्यूजिक डायरेक्टर और मैंने दिल तुझको दिया। और मैं स्टूडियो में आज तक नहीं बोला, स्पेक्ट्रल हारमोनियम में जब मैं गया और 120 म्यूजिशियंस थे। और उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस मेरे भाई के साथ था, जब मैं बचपन में 15 से लेके 25 तक जब मैंने काम किया था, तो उस कार्य के अंदर मैं था इन्वॉल्व। जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मैंने थोड़ा सा प्यार का ऑर्केस्ट्रा मैंने डिज़ाइन किया, और वो प्रोग्राम करने के लिए बॉन्टी शर्मा कीबोर्ड पे थे, बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, प्रकाश पीटर्स थे, और मुझे ऐसा लगा कि यही तो मेरी दुनिया है। इसका तो मैं मालिक हूँ, मालिक नहीं मालिक हूँ, बोले ये तो मैं इसको ग्रैब। और उसके बाद जो मेरा जोश आया है, और जैसे मैंने कि ये स्ट्रिंग सेक्शन इस तरह से फ्लो होना चाहिए, रिदम होना, सारे मुझे देख रहे थे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था वो गाने के बाद, जब थोड़ा सा प्यार रिकॉर्ड हो गया, अलका जी आई, उदित आए, सब गाया, और मैं अपनी कॉन्फिडेंस से सिखा रहा हूँ, गाना रिकॉर्ड हो गया। पहली बार इतिहास में हर म्यूजिशियन, 120-130 म्यूजिशियन थे, किसी ने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। ओके, ये चीज़ तो ठीक है, बट राशि वाला आपने मेंशन किया, अमाल के एक स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि आपको मैंने प्यार किया में सलमान ने रिप्लेस कर दिया था। इज इट ट्रू? ये तो सुर्खियां बनाने वाली बात है, वो कुछ नहीं है। कि उस दौरान पे मैंने प्यार किया बनने से पहले, उसके 1 साल पहले मैं एक पिक्चर में बतौर हीरो साइन हुआ था। उस पिक्चर का नाम था सावन झूम उठा जी, जिसका म्यूजिक के अंदर गाने भी मैंने गाए थे। नए डायरेक्टर थे, नए म्यूजिक डायरेक्टर थे, और सारे गाने मेरे गाए हुए रिकॉर्डेड हैं। और पूरी पिक्चर VHS पे शूट हुई थी। ओके, करेक्ट है। हाँ। और उस दौरान उस डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सूरज बजातिया नए ऑफिस ज्वाइन किया था उन्होंने, और डायरेक्टर बन रहे थे। हाँ। तो हम सब लोगों को हेल्प करते थे एज एन एक्टर। तो वो ऑफकोर्स राजकुमार बजातिया के बेटे थे, तो हम लोगों को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, तो पूरी शूट होती थी, और 1 साल तक की हमारी मेहनत थी। फिर वो किसी कारण पिक्चर बनी नहीं। 1 साल के बाद जब हमें पता चला वो पिक्चर नहीं बनेगी और इसको नहीं मतलब प्रोड्यूस किया जाएगा, और वो बंद हो गई। और उसके ही 2-3 महीने के बाद मैंने प्यार किया का पोस्टर में देखता हूँ, तो मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि जब मैंने पहली बार वो पोस्टर देखा था, और मुझे अपने इतने समय 9-10 महीने हर दिन बस में चढ़ के जाना, वहाँ पे 8-8 घंटे रिहर्सल करना एंड ऑल दैट, वो सारी मेहनत मुझे ऐसे लगी कि, और वो कैसे मैंने अपने आप को संभाला था मुझे भी आज तक पता नहीं। बिकॉज
मुस्कुरा तो रहा था मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोनों पिक्चरें अलग थी। मैंने प्यार किया अपने आप में एक अनदर लव स्टोरी, सावन झुमटा एक अपने आप में अलग कहानी थी। बट वो रिलीज हुई सावन झुमटा? बनी नहीं ना पिक्चर। अच्छा। वो उस प्रोडक्शन के उस लेवल पे गया नहीं। तो रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं, मतलब ये मुझे उस वक्त महसूस हुआ था कि शायद हम एक ट्रायल बन के रह गए। आप समझे, हम सिर्फ एक ट्रायल बन के रह गए, हमें यूज किया गया एक ट्रायल की तरह। ये मुझे ऐसी फीलिंग आई, हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि आई थिंक हमारी जो टीम भी थी वो भी शायद डिसइंटीग्रेट हो गई। जो पिक्चर बना रहे थे वो रियल डेडिकेटेड नहीं थे। लेकिन उस वक्त आपको ऐसा लगता है ना कि आपको चेंज कर दिया जा रहा है, ये पिक्चर तो हमारे साथ बन रही थी, अब तो ये पिक्चर इनके साथ बन रही है। तो ये कहानी मैंने बहुत बार अपने घर में दोहराई, जिसमें आई थिंक अमल ने उसको इंटरप्रेट ऐसे कर दिया। लेकिन ऐसा दोनों अलग पिक्चरें थी, लेकिन समय ऐसा था जी। और जब मैंने पिक्चर देखी भी, मैंने प्यार किया, तो मुझे उसके अंदर जो एथॉस था, उस पिक्चर का जो कोर था, वो मेरे उस फिल्म से कनेक्ट होता था। कहीं बात जुड़ती थी। सिनेमा अलग था लेकिन बात जुड़ती तब थी। ज्यादा ट्रायल वाली फीलिंग आई हाँ, होगी। तो मुझे ऐसा लगा अच्छा ये है, शायद ये किस्मत मेरी थी कि ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे तो खैर इतने नंबर्स ऑफ सेटबैक्स हैं, और मुझे लोग बोलते हैं ना कि आपने क्या दौलत कमाई है। मैंने बोला कि मेरे पास ना 1100 सेटबैक्स हैं, वो मेरी दौलत है। Nice. रिजेक्शंस हैं, सेटबैक्स हैं और परेशानियां हैं, और सारी जो चीज़ें, यही मेरी दौलत है। और ये वेल्थ किसी के पास हो नहीं सकती। लोगों के पास सक्सेस हो सकती है, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सेटबैक्स की एक वैल्यूएबल वेल्थ है, जिसको मैं कभी कभी खोल के उस पर कुछ पन्ने कहानियों के लिख देता हूँ या गाने लिख देता हूँ। बस वही जो ज़ख्म है, जो ज़ख्म है, थैंक यू, जो ज़ख्म है वही मेरी दौलत है। नाइस। एक चीज डब्बू जी, घर की बात होती है, दबी जुबान में बात की जाती है, नो डाउट, बट जब अमल बिग बॉस में गए तो घर की बातें बाहर आ गई, आपके और अनु जी के बारे में, फिर उनका डिप्रेशन, फिर किस तरह से बुरे फेज में संभाला गया। तो कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा फील हुआ कि ये क्या चल रहा है, फैमिली मैटर्स? नहीं, मैंने अपने बच्चे को बच्चे की नज़र से देखा, और मैंने सारे इल्ज़ाम अपने सर पे लिए। आपने उसके ग्रोइंग ईयर्स में कौन सी बातें की? आपने वो जो बच्चा 10 साल का था, तो आप अपने डिनर टेबल पे या राइटिंग टेबल पे या घर के अंदर अपने दुख की कहानियां जब आप बताएंगे, तो बच्चा सुनते 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 15 साल में कहानियां सुनेगा, तो अपनी एक धारणा तो बनाएगा ना। बिल्कुल। तो या तो मैं बोलता नहीं या वो चीज़ें आती नहीं, लेकिन जिस चीज़ों को हम समझें कि ये तो रात गई बात गई है, उस बच्चे के दिल में घर आज उसका संगीत, आज उसकी प्रेजेंस, आज उसका गुस्सा जो है, वो सिर्फ अपने पिता की उन कहानियों को लेकर ही तो बना है। उसके लिए भी वही कहानी उसकी जेवर बनी है ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गलती की। मैं कभी अपने बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहता। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो पहले रूट कॉज फाइनलाइज करो। ओके। कि क्या है। सारे माँ बाप को ये चीज़ है, आप उसे दुनिया में लाए हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर किसी लेवल पर कोई चीज़ गलत उसको महसूस हो रही है और वो बलिस्टिक हो रहा है, तो कहीं आपसे चूक हुई, कुछ तो बात ऐसी बनी है जो उस बच्चे के दिल में घर कर गई। अब जो मेरी डिस्कशन होती है उससे, मैंने बोला बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सब लोगों के साथ फेस किया जो भी किया, लेकिन कभी तूने मेरे इंटरव्यू में मेरी सिनिकल अप्रोच नहीं देखी कि मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं बना, उसकी वजह से मैं नहीं बना। वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सारी चीज़ों को लाना बाहर और सुर्खियाँ बटोरने से आपको कोई पावर नहीं मिल सकता। लेकिन इमोशनल बच्चा जो होता है ना, तो वो अपने उस पूरे के पूरे, आप बिग बॉस जैसे शो पे जा रहे हो और इतना इमोशनल अपीवल है, तो पिटारा खुल जाएगा ना उस चीज़ के अंदर। Correct. और ऐसी कोई बात नहीं उसने बोली जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके दिल में जो बातें थी उसने बोली। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो ना मुझे अनु भाई से कोई शिकायत है, ना अपनी किस्मत से कोई शिकायत है, ना तकदीर से और ना ज़िंदगी से। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये मेरा मंत्र है लाइफ का। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, हम आगे भी मिलेंगे, बट आखिरी सवाल, तानिया मित्तल को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, ऐसा लग रहा था घर की बहू बन जाएंगी तानिया मित्तल। हाँ, उनका स्नेह एक लेवल पे बहुत अच्छा लगा था मुझे। जब उन्होंने किया जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि बहुत यूनिक कैरेक्टर है तानिया मित्तल जी। और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई ऑलवेज लाइक्ड हर। मैंने तो स्क्रीन पे जाके बोला आई लव हर एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। अब बातें क्या हैं, रियलिटी क्या है, उससे मैं तो एक ऑडियंस हूँ,
मैं देख रहा हूँ, मुझे मेरा बेटा भी पसंद आ रहा है। मुझे ये भी बोला गया कि आप क्रिटिसाइज करिए, कुछ बातें करिए मैंने दूसरे के बच्चे भी किसी माँ बाप के बच्चे जी। हैं, मेरा हक मेरे बच्चे तक है, जी। उसको गाइडेंस देने तक है। मैं दूसरों को उनकी प्रतिक्रिया या उनके अगेंस्ट बोलने का मुझे कोई हक नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। जब मुझे बुलाया गया जी। मैंने अमल को बोला, मैं तुझे एडमायर भी करता हूँ, तुझे हेट भी करता हूँ, और तेरे को ये भी बताने हो कि तुझे क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, पूरे सारे इंटरव्यूज देख लो। मैं तो इस्माइल दरबार से भी मैंने सॉरी कह दिया कि भैया अगर मेरे बच्चे से गलती हुई तो उसे माफ करना। क्यों मैं क्यों ये नेगेटिविटी में जाऊं, मेरा तो टारगेट ही कुछ और है। MWM थोड़ी देर ठहर, 5000 बिलियन गानों की व्यूज आए, इसकी दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू डब्ल्यू, थैंक्स अ लॉट।